नमस्कार दोस्तों। कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं। यह वीडियो हमारी बहुविकल्पी प्रश्नों की 25वीं वीडियो है। इससे पहले हम लोग 24 बहुविकल्पी प्रश्नों की वीडियो को देखे हैं और अर्थशास्त्र के लगभग सभी पेपरों से क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। आज की वीडियो में देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और यह क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, नेट, केवीएस, एनवीएस और जीआईसी के एग्जामों के साथ साथ झारखंड पीजीटी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घ काल में एक फर्म की साम्य की स्थिति है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घ काल में एक फर्म साम्य की स्थिति में कब होता है? जब एआर, एसी और एमसी तीनों बराबर होते हैं। तो इसमें डी हो जाएगा। डी सही होगा। कैसे? ये दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में ये आरेख बनता है और ये ए आर बराबर एम आर, ये ए सी, ये एम सी और ये ए सी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये संतुलन हो जाएगा और क्या होगा यहाँ पे ए सी, एम सी, ए आर और एम आर चारों बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति किस ऑप्शन में मिल रही है? ऐसी स्थिति डी में मिल रही है। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में कुछ जान लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा संतुलन एम सी बराबर एम आर, ए आर और ए सी ये सारे बराबर होते हैं और पीसी में कीमत का निर्धारण लागत के न्यूनतम बिंदु पर होता है। अब लागत का न्यूनतम कौन सा बिंदु है? भी आरेख जो बनाए थे, ये आरेख, ये एसी हो जाएगा। यही लागत का न्यूनतम बिंदु ये होगा। ये लागत का एसी, एआर और एमआर, ये एमसी। तो यहाँ पे लागत के न्यूनतम बिंदु पर क्या होता है? न्यूनतम बिंदु पर लागत का निर्धारण होता है जो समता या पैमाने के समता नियम के कारण होता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में पैमाने के समता नियम पर उत्पादन किया जाता है और परफेक्ट कंपटीशन में दीर्घकाल में सभी फर्में अपनी क्षमता का क्या करती हैं? पूर्ण विदोहन कर लेती हैं और फर्म के पास अतिरिक्त क्षमता नहीं बचती है। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन में संसाधनों का दीर्घकाल में बेहतर आवंटन हो जाता है। तो ये कुछ बातें थी दीर्घकाल के बारे में। तो इसका ए का आंसर हो जाएगा डी। अगला, निम्न रेखा चित्र किस संतुलन का प्रदर्शन करता है? तो यह रेखा चित्र जो है उद्योग का प्रदर्शन कर रहा है। अगर फर्म के प्रदर्शन की बात की जाए तो फर्म का प्रदर्शन इस प्रकार से कुछ ऐसे आरेख बनेगा। ये हो जाएगा फर्म के प्रदर्शन का आरेख और ये जो आरेख बना है क्वेश्चन पेपर में पहले से, ये उद्योग के प्रदर्शन या संतुलन का आरेख है। तो इसका 2 का डी सही हो जाएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, जिस बाजार में एक ही विक्रेता और बहुत से क्रेता हों उसे क्या कहा जाता है? एक अगर विक्रेता है तो सिंपल है, एकाधिकार बाजार होगी। बहुत से क्रेता है और एक विक्रेता है तो क्या होगा? एकाधिकार बाजार होगी। तो एकाधिकार बाजार के बारे में कुछ जान लेते हैं जानकारी। जिस बाजार में बहुत क्रेता और एक विक्रेता हो तो ऐसे बाजार को क्या कहा जाएगा? एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार में एक विक्रेता होने से पूर्ति पर विक्रेता का क्या होता है? पूर्ण नियंत्रण होता है। एकाधिकार को वस्तु की कीमत या पूर्ति में किसी एक पर नियंत्रण प्राप्त होता है। एकाधिकार बाजार में जो विक्रेता होता है या तो वस्तु पर नियंत्रण प्राप्त करता है, ये वस्तु की कीमत पर या पूर्ति पर नियंत्रण प्राप्त करता है। इसके अलावा एकाधिकार की ढाल लोच ऋणात्मक या इकाई से कम होती है और मांग की आड़ी लोच एकाधिकार में, मांग की आड़ी लोच ये होती है 0 या 0 होती है। इसके अलावा एकाधिकारी फर्म कीमत निर्माता होती है। जब पूरे मार्केट में अकेले ही है तो कीमत स्वयं निर्धारित करेगी और एकाधिकारी में कीमत विभेद की विशेषता पाई जाती है। कीमत विभेद क्या है? एक वस्तु के लिए उपभोक्ता से अलग अलग कीमत वसूल करना कीमत विभेद कहलाता है। तो एकाधिकारी में कीमत विभेद की स्थिति पाई जाती है। तो इस प्रकार से जिस बाजार में एक ही क्रेता और बहुत से विक्रेता हों उसे कहते हैं एकाधिकार बाजार। अगला 4 नंबर, लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
तो लाभ के लगान सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर वाकर ने किया था। अगला 5 नंबर, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रोफेसर शुम्पीटर ने प्रतिपादित किया था। तो इसका लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत का आंसर 5 का सी हो जाएगा। क्या है लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत? शुम्पीटर लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत में बताने का प्रयास करते हैं कि प्रावैगिक अर्थव्यवस्था में जहां समय के साथ साथ आर्थिक चर बदलते रहते हैं, वहां लागत एवं कीमत में अंतर उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, लाभ की प्राप्ति होती है। पी ज़्यादा है ए सी से, तो क्या होगा इस कंडीशन में, लाभ की प्राप्ति होगी, और यह लाभ धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। और ये बताने का प्रयास करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कौन से ऐसे कारक या चर मौजूद हैं जो अर्थव्यवस्था को स्थैतिक से प्रावैगिक अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या हो, अर्थव्यवस्था में उद्यमी को या लाभ मिले। तो शुम्पीटर कहते हैं कि उद्यमी या साहसी यह कार्य करता है, अर्थव्यवस्था में क्या करता है कि स्थैतिक अवस्था को प्रावैगिक अवस्था में लाने का प्रयास करता है, और उद्यमी द्वारा ही क्या किया जाता है, नवप्रवर्तन किया जाता है, और तभी अर्थव्यवस्था में लाभ की उत्पत्ति होती है। नवप्रवर्तन से क्या तात्पर्य है, किसी नई प्रकार के उत्पादन तकनीक की खोज कर लेना ही नवप्रवर्तन कहलाता है। नई विक्रय कला की खोज करना, नई विक्रय कला की खोज करने के साथ साथ नई बाजार की खोज करना और नए खानों की खोज करना ही नवप्रवर्तन कहलाता है। नवप्रवर्तन से क्या होता है, लहर उत्पन्न होती है जो अर्थव्यवस्था को स्थैतिक से प्रावैगिक अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है, जिससे प्रति इकाई लागत कम होती है और लाभ की दर बढ़ती है, जो अर्थव्यवस्था में विकास का कार्य करती है। तो इस प्रकार से लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत का जो संबंध है वह प्रोफेसर शुम्पीटर से है। 5 का सी सही होगा। 6 नंबर, अतिरेक मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? ए मार्क्स, बी रिकार्डो, सी पीगू, डी कोई नहीं। तो अतिरेक मूल्य सिद्धांत का प्रतिपादन जो है प्रोफेसर कार्ल मार्क्स ने किया था, ए सही होगा। कार्ल मार्क्स ने क्या बताया कि वस्तु की लागत एवं कीमत के बीच का अंतर ही अतिरेक मूल्य कहलाता है। अतिरेक मूल्य पूंजीवादी प्रणाली अर्थव्यवस्था में अतिरेक मूल्य का मूल कारण पूंजी की सीमांत उत्पादकता को माना गया था, लेकिन मार्क्स ने अतिरेक मूल्य का मुख्य कारण श्रम को माना है। तो इस प्रकार से अतिरेक मूल्य किसे कहा जाता है? वस्तु की लागत एवं कीमत का अंतर ही अतिरेक मूल्य है, और अतिरेक मूल्य की सबसे पहले व्याख्या या प्रतिपादन जो है प्रोफेसर कार्ल मार्क्स ने किया था। इस प्रकार 7 नंबर, शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है। क्या शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है? ए नवप्रवर्तन का पारितोषक, बी जोखिम उठाने का प्रतिफल, सी एकाधिकारात्मक लाभ, डी समन्वय का पारितोषक। तो शुद्ध लाभ में एकाधिकारात्मक लाभ नहीं सम्मिलित है, 7 का सी हो जाएगा। 8, लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत जो है नाइट ने दिया था। क्या है लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत, क्या विचार है नाइट के, भी जान लेते हैं। लाभ का अनिश्चितता वहन सिद्धांत मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्रोफेसर शुम्पीटर के सिद्धांत का ही सुधार है। शुम्पीटर ने अपने सिद्धांत में यह नहीं बताया कि लाभ का हकदार कौन होता है, उद्यमी या नवप्रवर्तक। तो प्रोफेसर नाइट या नाइफ ने अपने सिद्धांत में यह बताने की कोशिश की कि जोखिम वहन करने की क्षमता जिसके पास होती है वही लाभ का असली हकदार होता है। और शुम्पीटर ने नाइफ ने जोखिम के 2 रूप बताए, एक तो बीमा योग्य जोखिम और दूसरा बीमा अयोग्य जोखिम। बीमा योग्य जोखिम जो है किसी फर्म में आग लगने, चोरी इत्यादि की अनुमानित जोखिम अनिश्चितता होती है, इसका बीमा नहीं करवाया जा सकता है। लेकिन गैर बीमा योग्य जोखिम जो है लाभ ज्ञात जोखिम होता है, इसका बीमा नहीं कराया जा सकता है, और बीमा योग्य जोखिम का बीमा कराया जा सकता था। तो इस प्रकार से नाइट का लाभ अनिश्चितता सिद्धांत है, या नाइट ने लाभ का अनिश्चितता सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो 8 का हो जाएगा बी आंसर। 9 नंबर, नाइट का लाभ का सिद्धांत आधारित है, किस पे आधारित है? ए बीमा योग्य जोखिम,
बी बीमा अयोग्य जोखिम, सी अनिश्चितता उठाने के कारण, डी बी तथा सी दोनों सही। तो नाइट का अनिश्चितता वहन सिद्धांत बीमा अयोग्य जोखिम होता है। ऐसा जोखिम जिसका बीमा नहीं कराया जा सकता है उसे बीमा अयोग्य जोखिम कहते हैं। इस पर क्या होता है, लाभ मिलता है, लेकिन जिसका बीमा कराया जा सकता है उस पर लाभ नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से बीमा अयोग्य जोखिम नाइट का लाभ सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला 10 नंबर, निम्न में से किसके कारण कीमत एवं लागत में अंतर उत्पन्न होता है? ए ब्याज, बी वेतन, सी लाभ और डी बोनस। तो लाभ के कारण कीमत एवं लागत में अंतर उत्पन्न होता है। 11 का सी सही है। 12, आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होता है, इसके बराबर होता है वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय। तो यही सही होगा, 11 का ए सही हो जाएगा। 12, रिकार्डो के अनुसार भूमि का हस्तांतरण आय होती है, क्या होती है? ए अनंत, बी शून्य, सी कम, डी अधिक। तो भूमि की हस्तांतरण आय शून्य होती है, बी सही हो जाएगा 12 का। 13, उत्पादन समाप्ति प्रमेय संबंधित है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए यूलर से, बी हैरट से, सी लर्नर से, डी हैबरलर से। तो उत्पादन समाप्ति प्रमेय यूलर प्रमेय से संबंधित है, ए सही होगा 13 का। 14 नंबर, मांग की आड़ी लोच को वैज्ञानिक व्याख्या को किसने दिया? मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या किसने दी? तो इसकी व्याख्या, मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या रॉबर्ट ट्रिफिन ने दी थी, डी सही हो जाएगा। अगला 15 नंबर, सार्वजनिक आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो सार्वजनिक आय का ऑप्शन देख लेते हैं, ए निर्यातों पर लगाया गया शुल्क, बी आयातों पर लगाया गया शुल्क, सी निगम कर, डी सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ। तो सार्वजनिक आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन निगम कर है। निगम कर क्या होता है? निगम कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो किसी कंपनी के शुद्ध लाभ पर लगाया जाता है और केंद्र सरकार के कर राजस्व में निगम कर का सबसे बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार से सार्वजनिक आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन निगम कर है। अगला 16 नंबर, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम संबंध कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए फिलिप्स वक्र, बी गुणक, सी उत्पादन संभावना वक्र, डी मुद्रास्फीति अंतराल। तो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच व्युत्पन्न संबंध कहलाता है फिलिप्स वक्र कहलाता है। अगला, मुद्रा की सट्टा मांग को जैसा कि कीन्स के द्वारा वर्णित किया गया है इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो कीन्स ने मुद्रा की मांग के 3 प्रकार बताए, या कह सकते हैं कीन्स ने मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य बताए। पहला उद्देश्य क्या था? लेन देन के लिए मुद्रा की मांग, जो एल टी बराबर फंक्शन ऑफ वाई होता है, मतलब एल टी वाई का फलन होता है। आय बढ़ने पर क्या होता है? वाई बढ़ती है और आय के कम होने पर वाई कम होती है। अर्थात कह सकते हैं कि आय तथा लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग के बीच सीधा और आनुपातिक संबंध होता है। दूसरी मांग के बारे में इन्होंने बताया, क्या बताया? पूर्वोपाई मांग या पूर्वोपाई उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, ये एलपी बराबर होता है फंक्शन ऑफ वाई। तो ये भी वैसे सेम होता है कि ये आय का फलन होती है एलपी, जो क्या बताते हैं, आय बढ़ने पर पूर्वोपाई उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग बढ़ती है और आय घटने पर पूर्वोपाई उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग घटती है और यह आय का फलन होती है। अब इन दोनों को मिलाकर कीन्स ने L1 बताया, LT प्लस LP, इन दोनों को जब मिला दिया गया तो L1 का निर्माण हुआ। और तीसरा उद्देश्य इन्होंने क्या बताया? ये L1 है। तीसरा उद्देश्य सट्टा उद्देश्य बताया इन्होंने। सट्टा उद्देश्य में क्या होता है? जब व्यक्ति मुद्रा से धन कमाने के उद्देश्य से मुद्रा अपने पास रखता है, जैसे शेयर, डिवेंचर आदि से प्राप्त धन से मुद्रा क्या होती है? ब्याज पर निर्भर होती है और व्यक्ति मुद्रा अपने पास रख लेता है कि भविष्य में ब्याज दर बढ़ेगी तो वह ज़्यादा पैसा कमा लेगा। तो L2 इसको कहा, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को कीन्स ने L2 कहा। और L2
किसका फलन है या किस पर निर्भर है, तो L2 ब्याज दर पर निर्भर है। तो अगर L2 घट रही है तो ब्याज दर क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात कह सकते हैं प्रतिभूति कीमत या बॉन्ड की दरों में और ब्याज के बीच उल्टा संबंध होता है। या किन्स ने कैसा संबंध बताया, उल्टा। तो इस प्रकार से मुद्रा की सट्टा मांग को जैसा कि किन्स के द्वारा वर्णित किया गया है, तो सट्टा मांग अभी बताया L2 बराबर फंक्शन ऑफ आर, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 का सी सही हो जाएगा। अब 18 देख लेते हैं। मुद्रा की सट्टा मांग निम्न में से किसके बीच विपरीत संबंध बताती है। तो अभी हम बताए हैं, इसकी व्याख्या भी किए हैं। तो ए ऑप्शन में ब्याज दर, बी विनियोग, सी मुद्रापूर्ति, डी आय। तो मुद्रा की सट्टा मांग ब्याज दर के बीच ही विपरीत संबंध बताती है, तो 18 का ए सही हो जाएगा। 19 क्या कह रहा है, प्रस्ताव वक्र की अवधारणा दी। किसने प्रस्ताव वक्र की अवधारणा दी, तो मार्शल एजवर्थ ने प्रस्ताव वक्र की अवधारणा दी। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, कौन है। ए पिगू, बी मार्शल, सी डाल्टन, डी रिकार्डो। तो व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की अवधारणा किसने दी थी, रिकार्डो ने दी थी, डी सही हो जाएगा। 21 नंबर, व्युत्पन्न मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। व्युत्पन्न मांग की अवधारणा का प्रतिपादन J.S. मिल ने किया था। व्युत्पन्न मांग या पारस्परिक मांग कह सकते हैं। अगला, वेस्टबल परीक्षण का संबंध है किससे है, ए ऑप्शन में तुलनात्मक लागत से, बी सार्वजनिक व्यय से, सी सार्वजनिक आय से, डी शिशु उद्योग तर्क से। तो वेस्टबल परीक्षण का संबंध शिशु उद्योग तर्क से है। अगला 23 नंबर, कार्यात्मक वित्त के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने, ए एडम स्मिथ ने, बी रिकार्डो ने, सी ए.पी. लर्नर ने, डी आर्थर लैफर ने। तो कार्यात्मक वित्त के सिद्धांत का प्रतिपादन ए.पी. लर्नर द्वारा किया गया। 24 नंबर, पूर्वपक्षीय अर्थशास्त्र के प्रतिपादक अर्थशास्त्री कौन है, ए रिकार्डो, बी मार्शल, सी कीन्स और डी आर्थर लैफर। तो आर्थर लैफर जो है पूर्वपक्षीय अर्थशास्त्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। पूर्वपक्षीय अर्थशास्त्र के प्रतिपादक प्रोफेसर आर्थर लैफर को माना जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने 24 क्वेश्चन को सॉल्व किए और यह 24 क्वेश्चन